हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 60 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 61 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। एक तरफ नदी दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्थल। चलिए देखते हैं, दोनों को मिलाते हैं। पहला है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ से सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। दूसरा है भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है और लोथल से गोदीवारा यानी कि बंदरगाह प्राप्त हुआ है। तीसरा हिंडन नदी। हिंडन नदी या इसके किनारे आलमगीरपुर यानी कि जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर स्थित है और आलमगीरपुर से मिट्टी के बर्तन, मनके और पिंड प्राप्त हुए हैं। घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है और यहाँ से जुते हुए खेत, काली चूड़ियाँ, हल, ये सब प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डी, बी और ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी, डी, बी और ए। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की? तो दोस्तों, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना एडविन अर्नाल्ड के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, यह पुस्तक यानी कि द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक जुलाई 1879 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है खजुराहो। खजुराहो मंदिर को चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। और खजुराहो प्रसिद्ध किसके लिए है? तो दोस्तों, यह हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है एलोरा। एलोरा की गुफा, जिसे राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनवाया गया, यह जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों की गुफा के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरा है दिलवारा। दिलवाड़ा जो कि जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इसे सोलंकी राजा, जिसे चालुक्य वंश के राजा, चालुक्य राजा भी कहते हैं, इन्होंने 11वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। चौथा है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्त राजा के द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सी, डी और ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, द्वितीय ताजमहल के नाम से रबिया उद दौरानी का मकबरा को जाना जाता है, जिसे हम लोग बीबी का मकबरा के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण औरंगजेब ने अपनी बीबी रबिया उद दौला के मृत्यु के बाद 1668 से 69 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। किसने? तो औरंगजेब ने करवाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रबिया उद दौरानी का मकबरा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में दारोगा पद किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह टकसाल के अधिकारियों के लिए जाना जाता था, दारोगा पद। टकसाल क्या है? तो सिक्के ढालने वाली जो कारखानाएं हुआ करती थी मुगल काल में, उसे टकसाल कहते थे और उस टकसाल के अधिकारी को दारोगा कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, शाहे बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम 63 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था दोस्तों, जिसकी वजह से, बुढ़ापे की वजह से, यह राजकीय कार्यों के प्रति लापरवाह था और यह अत्यंत ही उदासीन और आलसी किस्म का राजा था, जिसकी वजह से इसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल जो था वो 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक था, यानी कि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने
लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किया। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से निराश थे, एकदम निराशाजनक स्थिति के कारण इन्होंने लॉर्ड कर्जन का तुलना औरंगजेब से किया। अगला प्रश्न है, हार्टोग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो दोस्तों हार्टोग समिति का संबंध शिक्षा से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका गठन 1929 ईस्वी में किया गया था। और क्यों किया गया था? तो शिक्षा में सुधार लाने के लिए, शिक्षकों के रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हार्टोग समिति का निर्माण किया गया था, मतलब हार्टोग समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो कब फेंका था केंद्रीय विधानसभा में बम? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश दत्त ने विधानसभा में बम फेंका और जिसकी वजह से उसे वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के मामले में दोषी पाकर उसे फांसी की सजा दी गई और बटुकेश दत्त को विधानसभा में बम फेंकने की वजह से उम्र कैद की सजा हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो दोस्तों सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना यह 1854 ईस्वी में हुआ था और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। इसका कार्य क्या था? तो दोस्तों इसका कार्य था सड़क, पुल, स्टेडियम वगैरह के निर्माण के कार्य को देख रेख करना और उसका निर्माण करवाना। तो इसी के वजह से सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था, इसके अध्यक्ष के रूप में आर एन सयानी जो थे वो अध्यक्षता की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर एन सयानी। दोस्तों वंदे मातरम लिया कहाँ से गया? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी के एक उपन्यास आनंद मठ से लिया गया और इसको पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। तो अगर पूछे कि गाया किसने था तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। और किसके उपन्यास से लिया गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से लिया गया था। अगला प्रश्न है, मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1898 ईस्वी में मद्रास टेनेंसी एक्ट लागू हुआ, जिसे हम लोग मद्रास काश्तकारी अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त कथन वक्तव्य दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी? तो दोस्तों पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला है। अगला प्रश्न है, द इंडिया नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना की गई और इसे 1931 ईस्वी में न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज्य का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक कौन थे? तो
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने ध्रुव दल का नेतृत्व किया था, सेना नायक था। ध्रुव दल का निर्माण का कारण क्रिप्स मिशन का असफलता और भारत पर जापानी का आक्रमण का डर था, जिसकी वजह से ध्रुव दल का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च 1926 ईस्वी में किया था और इसका उद्देश्य था गुप्त रूप से क्रांति के लिए प्रयत्न जारी रखना। अगला प्रश्न है, सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक पत्र के संपादक थे और इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1818 ईस्वी में सुधारक पत्र का संपादन किया गया था। यह एक अंग्रेजी मराठी भाषा पत्र था जिसका प्रकाशन पुणे से किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के 3 में महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगर अनुच्छेद 42 की बात करें तो इसमें मनोचित स्त्रियों के लिए यानी महिलाओं के लिए मनोचित दशा और प्रसूति सहायता देने की बात की गई है। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा एवं उसके हितों के लिए इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, यानी बाल श्रम पर रोक लगाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 ईस्वी को किया गया था और इस आयोग का नाम क्या था? तो इसका नाम था काका कालेकर आयोग, जिसे आर्टिकल 340 के तहत गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख दिया हुआ है। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके किस प्रकार से होंगे, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का वर्णन अनुच्छेद 55 में किया गया है। अनुच्छेद 56 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल से जुड़ी जानकारियाँ दी गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए जो जरूरी योग्यताएं हैं उसका चर्चा किया गया है अनुच्छेद 58 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। भारत के संविधान का अभिरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है क्योंकि दोस्तों यह संविधान में दिए गए अधिकार और स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? दोस्तों, दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किया गया था। इसी में बंगाल से बिहार को पृथक करने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह लागू कब हुआ था? तो दोस्तों, बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था 12 मार्च 1912 ईस्वी को। तो घोषणा अगर पूछे तो याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को घोषणा हुआ बंगाल से बिहार अलग होने का, लेकिन 22 मार्च 1912 को यह अलग हो गया था, यानी लागू हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युद्ध है जो शेरशाह सूरी संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा सामूगढ़ की लड़ाई। दोस्तों, सामूगढ़ की लड़ाई औरंगजेब और उसके भाई दारा सिकोह के बीच हुआ था राजगद्दी के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी और यह 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। तो शेरशाह सूरी से सामूगढ़ की लड़ाई संबंधित नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी चौसा का युद्ध कहें तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। बेलग्राम का युद्ध
1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। और सूरजगढ़ की लड़ाई की बात करें, सूरजगढ़ की लड़ाई 1534 ईस्वी में लोहानी सरदार और बंगाल के सुल्तान के बीच लड़ा गया था। लोहानी सरदार और बंगाल के सुल्तान महमूद शाह दोनों मिलकर शेरशाह सूरी से युद्ध किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा बैठक बुलाया गया और उस बैठक में आचार्य नरेंद्र देव को बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, जबकि महासचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण को चुना गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? तो दोस्तों जड़त्व का नियम सबसे पहले गैलीलियो गैलीली के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैलीलियो गैलीली ने पृथ्वी पर क्षैतिज गति के लिए एक प्रयोग किया था और जड़त्व का नियम दिया था। उसके बाद न्यूटन के द्वारा यह नियम दिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक गैस समीकरण PV = nRT कब अधिक सही पालन करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न दाब और उच्च ताप पर। निम्न दाब और उच्च ताप पर PV = nRT समीकरण सही रूप से पालन करती है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव मूत्र का pH मान 4.5 से 8 तक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? तो बच्चों के जन्म के समय MMR यानी कि मीजल्स, मम्प्स और रूबीला, इसका फुल फॉर्म होता है, ये नहीं दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। BCG यानी कि बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन या BCG का टीका दिया जाता है। हेपेटाइटिस B जो कि लीवर संक्रमण से बचाने के लिए दिया जाता है। OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो से बचाने के लिए दिया जाता है। तो ये तीनों सुई बच्चों के जन्म के समय दिया जाता है, बाकी MMR या वैक्सीन नहीं दिया जाता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावित वायु तथा उच्छ्वासित वायु का ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? अंतःस्रावित वायु मतलब जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं अंदर, तो हम कितना ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, और जब उच्छ्वासित यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन को कितना छोड़ते हैं, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों जब हम श्वसन करते हैं, जब सांस लेते हैं तो हम 21% ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और फिर जब छोड़ते हैं तो हम 16.4% ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी कि हम लगभग 3.6% ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21% श्वसन के दौरान अंदर लेते हैं और 6.4% छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2 की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो दोस्तों क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, और ये टोटल 8 चरणों में संपन्न होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव आँख का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मानव आँख का हिस्सा नहीं है? तो वो हो जाएगा कर्णावर्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह कान का भीतरी हिस्सा है, ना कि आँख का, जबकि पुतली, कॉर्निया या पक्षमाभिक मांसपेशियां, जिसे हम सिलिवरी मसल्स भी कहते हैं, जो कि हमारे लेंस के आकार को नियंत्रित करता है। जब हम प्रकाश में जाते हैं तो ये हमारे लेंस को छोटा करता है, और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो सिलिवरी मसल्स की मदद से हमारे आँखों के लेंस को बड़ा करने में मदद मिलता है। तो ये तीनों ऑप्शन आँख से संबंधित है, जबकि कर्णावर्त जो है यह कान का भीतरी हिस्सा है।
अगला प्रश्न है, लैक्टो की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? दोस्तों लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा माँ के दूध में पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माँ के दूध के बाद जो दूसरी सर्वाधिक प्रतिशत पाई जाती है वो बकरी के दूध में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सागवान क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम एक उष्णकटिबंधीय सागवान क्षेत्र की विशेषता है। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सागवान क्षेत्र में शुष्कता अधिक होने के कारण मैदान पेड़ों और घासों से भरा हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इसमें से कौन सा देश है जिससे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो वो है सोमालिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सोमालिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखते हैं, इस रंग का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों लाल मिट्टी का लाल रंग होना फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। इसका निर्माण दोस्तों शुष्क और तरल जलवायु की वजह से होता है, यानी लाल मिट्टी का निर्माण शुष्क और तरल जलवायु की वजह से होता है जिसमें लोहा, एल्यूमिनियम और चूना की अधिकता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैप कैनावेरल वह स्थान जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं किसके तट पर स्थित है? तो दोस्तों कैप कैनावेरल यह फ्लोरिडा में स्थित है, फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्लोरिडा हो जाएगा। फ्लोरिडा में जो ये शटल लॉन्च किया जाता है जहाँ से, उस अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? उसका नाम है केनेडी स्पेस सेंटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो ओजोन परत का बढ़ना यह पर्यावरणीय चिंता नहीं है, जबकि प्लास्टिक का उपभोग और उपयोग में वृद्धि होने से पर्यावरण दूषित होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता है पूरी तरह से। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि गर्माहट बढ़ेगा तो हमारा जो हिमखंड है वो पिघलेगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जिसकी वजह से पर्यावरण को खतरा होगा। तो ये तो है, ये भी है। प्रदूषण का स्तर में वृद्धि होगा तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा पूरी तरह से, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा फेफड़ा डैमेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है प्रदूषण स्तर कम होने की वजह से, तो ये भी पर्यावरण में चिंता का विषय बनता है। जबकि ओजोन परत के बढ़ने से अच्छा ही होता है, क्योंकि ओजोन परत क्या करता है, तो यह सूर्य की रोशनी से आने वाली CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को रोकता है, जो कि CFC क्या करता है, तो वह पृथ्वी पर पहुंचता है और वह त्वचा कैंसर का कारण बनता है। उस गैस को यानी CFC को रोकने में मदद करता है ओजोन परत। तो ओजोन परत का बढ़ना यह पर्यावरणीय चिंता का विषय नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो चलिए देखते हैं। पहला है गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। ये सारी जो विशेषताएं हैं वह भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ऑरेंज नदी नहीं बहती है, जबकि हंटर, फिलेंडर और गिलवर्ट ये सभी ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली नदी है, जबकि ऑरेंज नदी यह दक्षिण अफ्रीका में बहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ONGC ने भारत के पहले शेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में ONGC का पहली बार खोज हुआ था। दोस्तों ONGC की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी में किया गया। कब? 14 अगस्त 1956 ईस्वी में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दोस्तों ONGC को 2010 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है,
गोकॉक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घाटप्रभा नदी पर स्थित है गोकॉक जलप्रपात। सारावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो दोस्तों शरावती नदी पर जोग या फिर गरसोप्पा जिसको हम लोग कहते हैं ये जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी पर धुआंधार और दूधसागर जलप्रपात स्थित है, जबकि कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो आप चारों को याद रखिएगा। शरावती पर जोग या गरसोप्पा, नर्मदा पर धुआंधार या दूधसागर, कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम, घाटप्रभा नदी पर गोकॉक। ठीक है। अगला प्रश्न है स्कैंडिनेवियन देश के समूह में कौन सम्मिलित नहीं है? तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन सम्मिलित है। तो उसमें नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन सम्मिलित है, जबकि फ्रांस सम्मिलित नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूकैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों न्यूकैसल पोर्ट या ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यह हंटर नदी के मुहाने पर बोट्स हंटर योहाब में स्थित है। यह दुनिया का सबसे व्यस्ततम कोयला निर्यातक बंदरगाह है और दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है। ठीक है, याद रखिएगा न्यूकैसल पोर्ट के बारे में। अगर पूछे आपसे इस तरीके से क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखिएगा न्यूकैसल पोर्ट है। अगला प्रश्न है किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1998 से 99 में शुरू किया गया था किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना। दोस्तों यह शुरू किया क्यों गया था? तो किसानों को उसके बीज, उर्वरक या कीटनाशक के मदद करने के लिए किया गया था। यह किसानों को उसके ज़मीन के आधार पर क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लघु उद्योगों की पूंजी उपलब्ध कराना ही भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य है। दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 8 अप्रैल 2015 ईस्वी में की गई थी। कब? 2015 ईस्वी में। इसमें कहा क्या गया था? तो इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के द्वारा जो लघु उद्योग को शुरू करेंगे उसको उस उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है भुगतान संतुलन क्या है? दोस्तों भुगतान संतुलन किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण भुगतान संतुलन करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि किसी भी देश और बाकी दुनिया के बीच आर्थिक लेन देन का सारांश यानी लेखा जोखा ही भुगतान संतुलन कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला है ओपेक। ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है, ना कि जिनेवा में। ये तो गलत हो गया। दूसरा है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की राजधानी लंदन में है, लंदन यूके में, जो कि बिल्कुल सही है। नाटो की राजधानी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, बिल्कुल सही है। डब्ल्यूटीओ की राजधानी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। और कौन सा नहीं है यही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन। इसका परमाणु आकार सबसे छोटा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों फ्लोरीन धातु के साथ संयोग कर लवण उत्पन्न करते हैं और इसी गुण के कारण इसको हैलोजन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद।